जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 13 जुलाई 2026 और 13 जुलाई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको गौर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ए ईगा स्वियातेक, बी आर्याना सवालेंका, सी लिंडा नोस्कोवा, डी कैरिलिना मोचोवा। टेस्टेन इसका सही आंसर है लिंडा नोस्कोवा। विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब लिंडा नोस्कोवा ने जीत लिया है। क्वेश्चन ये आता है कि लिंडा किस देश की खिलाड़ी है? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, लिंडा चेक गणराज्य की खिलाड़ी है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में किसको हराया? तो इन्होंने हराया है कैरिलिना मोचोवा को, फाइनल में हराया है। फाइनल स्कोर की अगर बात करें तो 6-2, 5-7 और 6-3 से हराया है। आपको बता दें ये जो खिलाड़ी है लिंडा नोस्कोवा 21 साल की खिलाड़ी है और इनका यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 2011 में पेट्रा इसकी तोवा के बाद नोस्कोवा सबसे कम उम्र की विंबलडन महिला खिलाड़ी बन गई है, 21 साल की। ठीक है। 2017 यूएस ओपन के बाद किसी ग्रैंड स्लैम महिला एकल फाइनल में चेक गणराज्य की दो खिलाड़ियों के बीच यह मुकाबला हुआ था। तो क्वेश्चन क्या बना कि कैरिलिना मोचोवा किस देश की खिलाड़ी है? तो ये भी चेक गणराज्य की है और साथ ही साथ जो विजेता है लिंडा नोस्कोवा, ये भी चेक गणराज्य की खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विंबलडन से संबंधित और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके सामने आए। याद रखिएगा विंबलडन 2026 का जो आयोजन है 29 जून से 12 जुलाई तक किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो इंग्लैंड के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब लंदन में इसका आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि विंबलडन विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। आपको पता है कि ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार के होते हैं, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो इसमें सबसे पुराना जो है विंबलडन ओपन है और विंबलडन जो मैदान घास के मैदान में खेला जाता है। विंबलडन घास के मैदान में खेलने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम खिताब है। विंबलडन 4 प्रतियोगिताएं होती है, वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम कहलाता है। हाँ, अभी पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो जानिक सिनर इटली के खिलाड़ी ने जीता है। ठीक है, 2026 का। और इन्हें पुरुष एकल फाइनल में हराया है जानिक सिनर को। जानिक सिनर ने किसको हराया? कार्लोस अल्काराज को हराया, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। और जानिक सिनर का यह पहला विंबलडन पुरुष खिताब है। तो याद रखिएगा पुरुष एकल में जीता है जानिक सिनर ने, जिनका पहला विंबलडन खिताब है। और महिला में आपको बता दिया मैंने लिंडा ने जीता है। ठीक है, ये जीता है लिंडा नोस्कोवा ने। और अभी हाल ही में पुरुष युगल का जो खिताब है हेनरी पेटेन ब्रिटेन और हेरी वोरा फिनलैंड ने जीता था। पुरुष युगल का खिताब जोड़ी ने, तो ये ब्रिटेन के खिलाड़ी है और फिनलैंड, दोनों मिलकर के ये पुरुष जोड़ी का खिताब जीता है। हाँ, याद रखिएगा पुरुष युगल फाइनल में हेनरी पेटेन और हेनरी एलिवारे ने मार्सेलो अरेवाला को और माटे पाविच को हराया है। मिश्रित युगल की अगर बात करें तो वेरेनिका कुदरमेतावा और एलिस मर्टेस ने जीता है महिला युगल का खिताब। मिश्रित युगल की बात करें तो यह खिताब जेलेना ओस्टापेंको और मार्सेलो अरेवाला ने जीता है। और मिश्रित युगल फाइनल में जेलेना और मार्सेलो ने मार्क पोलमेंस और स्टाम्स हंटर को हराया। याद रखिएगा मार्सेलो अरेवालो ने विंबलडन 2026 में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों में फाइनल खेले हैं। ठीक है। विंबलडन का समापन 12 जुलाई को हुआ। विंबलडन का आयोजन प्रति वर्ष लंदन इंग्लैंड में किया जाता है और यह प्रतियोगिता ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब द्वारा शुरू किया जाता है। विंबलडन 4 प्रकार के होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार के होते हैं और विंबलडन पारंपरिक रूप से सफेद ड्रेस कोड के साथ घास के मैदान में
खेला जाने वाला खेल है। तो विंबलडन से संबंधित इतने नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निधन होने वाले कतर के पूर्व प्रमुख कौन थे? ए शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, बी शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी, सी शेख खालिद बिन अहमद अल थानी, डी शेख जासिम बिन अहमद अल थानी। तो पूर्व अमीर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम है शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी। ये कतर के पूर्व अमीर हैं और उन्हें कतर के आधुनिक विकास का प्रमुख निर्माता माना जाता है। उनके नेतृत्व में कतर प्राकृतिक गैस उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय के मामले में विश्व के समृद्ध देशों में शामिल है। ठीक है, कतर के विदेशी नीति को वैश्विक स्तर पर अत्यधिक प्रभावशाली बनाया है और इनके शासनकाल में 2006 में एशियाई खेलों का आयोजन दोहा में हुआ था। 2012 में कतर में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी हुआ। 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी का अधिकार भी प्राप्त हुआ था। 2013 में इन्होंने स्वेच्छा से सत्ता अपने पुत्र शेख तमीम बिन अहमद अल थानी को सौंप दिया था। तो कतर के पूर्व अमीर हैं, याद रखिएगा, खलीफा अल थानी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, छठे लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किस शहर में किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए कि छठे लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ए जयपुर, बी देहरादून, सी लखनऊ, डी भोपाल। तो याद रखिएगा, छठे लोक संवर्धन पर्व का जो आयोजन है वो देहरादून उत्तराखंड में किया गया। कब? 11 जुलाई 2026 को। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री वहाँ के पुष्कर सिंह धामी ने किया। कहाँ पर कार्यक्रम आयोजन हुआ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू। पहली बार है जब लोक संवर्धन पर्व का आयोजन प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत किसी राज्य के साझेदारी में किया गया है। इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 11 से 15 जुलाई परेड ग्राउंड देहरादून में। ठीक है, संयुक्त रूप से किया जा रहा है गवर्नमेंट उत्तराखंड की अल्पसंख्यक कल्याण समिति और सेंट्रल के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय मिलकर के छठे लोक संवर्धन पर्व का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विदेश में 100 मीटर दौड़ सबसे तेज समय दर्ज करने वाले भारतीय एथलीट कौन है? ए गुरविंदर सिंह, बी अनिमेश कुजरू, सी अविनाश साबले, डी नीरज चोपड़ा। तो विदेश में सबसे तेज दौड़े हैं भैया जिनका नाम है अनिमेश कुजरू। इनका समय है 10.14 सेकेंड। अनिमेश कुजरू ने विदेश में 100 मीटर दौड़ने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए हैं। एथलेटिक है और ये कहाँ कारनामा कर दिखाया इन्होंने? अनिमेश ने वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंज में यह कारनामा दिखाया है और इस प्रतियोगिता का आयोजन जर्मनी में हुआ था। अनिमेश ने 100 मीटर दौड़ 10.14 सेकेंड में पूरी कर ली और सर्वश्रेष्ठ समय निकाला है और इसी प्रतियोगिता में अनिमेश दूसरे स्थान पर रहे। लेकिन भारतीय होने में इन्होंने सबसे श्रेष्ठ समय दिया है अपना 10.14 सेकेंड। आपको बता दें कि प्रथम स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के आर मलेंगा रहे प्रथम स्थान पर। इन्होंने 10.03 सेकंड के साथ पहला स्थान हासिल किया है। अनिमेश की बात करें तो अनिमेश कुजरू की आयु 23 साल है और इससे पहले वे फेडरेशन कप में गुरविंदर सिंह ने 10.17 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अब अनिमेश कुजरू ने 10.14 सेकंड में विदेशों में सबसे तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगले ही दिन गुरविंदर सिंह ने 10.14 सेकंड का समय निकालकर भारत के सबसे तेज 100 मीटर धावक का रिकॉर्ड अपना नाम कर लिया है। याद रखिएगा, गुरविंदर सिंह ने 10.09 सेकंड के साथ 100 मीटर की दौड़ पूरी की, लेकिन उन्होंने भारत में किया था। विदेश में पहली बार अनिमेश ने 10.14 सेकंड का समय निकालकर विदेश में सबसे अधिक तेज दौड़ने वाले 100 मीटर प्रतियोगिता में सबसे तेज अधिक विदेश में दौड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं अनिमेश कुजरू। और भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे अधिक 10.06 सेकंड के साथ 100 मीटर की दौड़ पूरी करने वाले खिलाड़ी हैं गुरविंदर सिंह। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। विदेश में इन्होंने पूर्ण किया है अनिमेश ने और देश में गुरविंदर सिंह ने। और ओवरऑल बात करें देश और विदेश की तो सर्वाधिक जो बेस्ट धावक है 100 मीटर में वो हैं गुरविंदर सिंह। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। माफी योजना 2026 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ए वित्त मंत्रालय, बी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो माफी योजना 2026 जो शुरू की गई है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से लागू किया गया है और यह योजना छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट संचालित प्रतिष्ठानों के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत राष्ट्र प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया जाता है। यह योजना 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी और पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय ईएफओ कार्यालय में ईमेल के माध्यम से आवेदन करना होगा। यह योजना आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्टों पर लागू होगी। याद रखिएगा, माफी योजना 2026 किसने लागू किया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। क्यों किया है भैया? इस योजना के तहत पात्र प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसई इंडेक्स लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया निफ्टी 500 अहिंसा सूचकांक किस उद्देश्य से बनाया गया है? सबसे पहले तो इसने किसने लॉन्च किया? क्वेश्चन बन सकता है कि निफ्टी 500 अहिंसा सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो ये एनएसई इंडेक्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है। अब क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प ए, केवल सरकारी कंपनियों के प्रदर्शन को मापने के लिए, बी अहिंसा सिद्धांतों का पालन करने वाली कंपनियों को ट्रैक करने के लिए, सी केवल बैंकिंग की कंपनियों का मूल्यांकन करने के लिए, डी केवल विदेशी कंपनियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह है अहिंसा सिद्धांतों का पालन करने वाली कंपनियों को ट्रैक करने के लिए। निफ्टी 500 अहिंसा सूचकांक 10 जुलाई को जारी किया है। किसने जारी किया है? एनएसई इंडेक्स लिमिटेड द्वारा जारी किया है। एनएसई इंडेक्स लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की सहायक कंपनी है। यह सूचकांक निफ्टी 500 की उन कंपनियों को शामिल करता है जो अहिंसक व्यावसायिक प्रथाओं का पालन करती हैं। ठीक है, और सूचकांक की आधारिक तिथि 1 अप्रैल 2016 है और सूचकांक का आधारिक मूल्य 1000 निर्धारित किया है। किसका? थेमेटिक इंडेक्स का। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में निफ्टी 500 अहिंसा सूचकांक जारी हुआ है। किसे नापेगा ये? तो अहिंसा का सिद्धांतों का पालन करने वाली कंपनियों को ट्रैक करेगा, उसकी रैंकिंग जारी करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है? ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई, बी पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, सी कामराजार बंदरगाह तमिलनाडु, डी कोचीन बंदरगाह केरल। तो 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा जो बंदरगाह है वो बन गया है अब कामराजार बंदरगाह तमिलनाडु। कामराजार बंदरगाह 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। भारत का पहला 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। याद रखिएगा, पहला कौन था? विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश का। दूसरे नंबर का अभी बना है, यह है कामराजार बंदरगाह तमिलनाडु का। यह उपलब्धि 440 करोड़ की लागत से पूर्ण हुए कैपिटल ड्राफ्टिंग फेज 4 परियोजना के तहत हुआ है। परियोजना के बाद बंदरगाह में 1,70,000 WT तक के विशाल कैम्बी जहाजों को संभाल सकता है। आउटर अप्रोच पैनल की गहराई 20 मीटर से बढ़कर 23 मीटर की गई है। चैनल की गहराई 19 मीटर से बढ़ाकर के 22 मीटर की गई है और बर्थ की जो गहराई है वो 18 मीटर कर दी गई है और ये 18 मीटर की बात चल रही है, बर्थ की गहराई है। कामराजार बंदरगाह का पहला जो नाम था, पूर्व नाम, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एन्नोर बंदरगाह था। और एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर स्थित? तमिलनाडु के तट पर, जिसे आजकल कामराजार बंदरगाह कहा जाता है। आपको बता दूं, कामराजार जो बंदरगाह है ये भारत का पहला निगमित प्रमुख बंदरगाह है, निगमित कॉर्पोरेटिज। ठीक है, और यह बंदरगाह लैंड पोर्ट मॉडल पर संचालित है। 18 मीटर ड्राफ्ट सुविधा से माल ढुलाई लागत कम हो जाएगी। ठीक है, पहले नंबर पर जो 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला जो बंदरगाह था उसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं, बात बंदरगाह की आई है तो हाल ही में 160.11 MT कार्गो के साथ देश में प्रथम स्थान पर बंदरगाह रहा दीनदयाल बंदरगाह। और कार्गो हैंडलिंग के मामले में दूसरे स्थान पर है पारादीप बंदरगाह। वहीं JNPA कार्गो हैंडलिंग में तीसरे स्थान पर रहा है। कौन? JNPA बंदरगाह। और 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह है कामराजार बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह पहले स्थान पर है।
याद रखिएगा, मेरी टाइम अमृतकाल विजन 2047, मेरी टाइम अमृतकाल विजन 2047, यह प्रमुख जो योजना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेरी टाइम अमृतकाल विजन 2047 का उद्देश्य क्या है? आपका आंसर होगा बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने समुद्री अवसंरचना विशेष को प्राथमिकता दिया है। अगर हम बात करें पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री की, तो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री हैं हमारे देश के सर्बानंद सोनोवाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगन मिशन के लिए पैराशूट एयरक्राफ्ट प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किस राज्य में किया है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। तो याद रखिएगा, पैराशूट एयरक्राफ्ट प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किया है मध्य प्रदेश ने। कहाँ पर किया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश में किया गया है पैराशूट एयरक्राफ्ट सिस्टम का सफल प्रशिक्षण। किसने किया है भैया? तो किया है भारतीय वायुसेना ने। प्रशिक्षण का उद्देश्य क्रू मॉडल की सुरक्षित लैंडिंग प्रणाली का सत्यापन करना और पैराशूट प्रणाली को एरियल डिलीवरी सर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADRDE आगरा ने विकसित किया है। बात गगनयान की आई है, तो गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान मिशन में को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना मुख्य उद्देश्य है। गगनयान के क्रू मॉडल में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। गगनयान मिशन के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण बेंगलुरु में कराया जा रहा है और गगनयान मिशन के लिए जो लॉन्च व्हीकल होगा उसका नाम है LVM-3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट का इसका नाम दिया गया है। भारत गगनयान मिशन की सफलता के बाद अंतरिक्ष में भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। जो इंसानों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। हमारे मिशन का नाम चल रहा है गगनयान। चलिए बात गगनयान की आई है, तो उससे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। इसमें कुल 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। 3 दिन 400 किलोमीटर 3 दिन की यात्रा होगी। 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और 400 किलोमीटर लोअर ऑर्बिट में स्थापित होंगे। सुरक्षित वापसी कब होगी? क्रू मॉडल का भारतीय समुद्री जल में सुरक्षित वापस भी आ जाएंगे। महत्व है, भारत में मानव विज्ञान अंतरिक्ष उड़ान करने वाला विश्व का चौथा देश बनेगा। कौन सा? चौथा। प्रक्षेपण यान का नाम है HLVM-3, इसे LVM-3 भी कहते हैं। आपातकाल में चालक दल की सुरक्षा के लिए क्रू एस्केप सिस्टम भी इसमें लागू किया गया है। अंतरिक्ष यात्रियों को रहने वाला जो कैप्सूल है इसका नाम है क्रू मॉड्यूल CM। व्योम मित्र इसरो की महिला ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसका नाम है व्योम मित्र, इसरो की महिला ह्यूमनॉइड रोबोट है ये। चालक दल में 4 भारतीय वायुसेना के अधिकारी चयनित हुए हैं। इसमें शुभांशु शुक्ला ISS संयुक्त भारत नासा मिशन के लिए भी चयनित है। सोलो टेस्ट जुलाई 2026 पैराशूट प्रणाली हेतु सॉलिड मोटर प्रशिक्षण सफल हो चुका है, जो कि पैराशूट प्रणाली का है जिसका नाम दिया गया सोलो टेस्ट। इसरो और भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री रिकवरी अभियान भी शुरू किया है, रिकवरी ट्रायल के नाम से, जिसमें जब वो भारत यानी कि जब अंतरिक्ष यात्री वापस आएंगे तो उनको किस प्रकार से बचाया जाएगा। हाँ, इसमें जो इंजन है वो है ह्यूमन रेटेड इंजन है, इसका नाम है विकास और इसे C-20 इंजन के प्रशिक्षण में सफलता हासिल हुई है। तो इतने गगनयान से संबंधित पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करें। A D गुगेश, B R प्रज्ञानंद, C अस्थव यस, D अर्जुन एरिगेसी। तो याद रखिएगा 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं अश्वत्थ यस, जो अश्वत्थ यस जुलाई 2026 में भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बने और वे तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल के निवासी हैं। कहाँ के? कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल निवासी हैं, जो कि तमिलनाडु में आता है। आपको बता दें, पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट 2026 में 3रा स्थान और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है। ठीक है। निर्णायक मुकाबले में उन्होंने अमेरिका के FM कन्नन में वैद्यनाथन को हराया है।
अश्वथ ने टूर्नामेंट में 9 राउंड में 7 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया। इन्होंने 3 वर्ष की आयु से ही शतरंज खेलना शुरू किया था। उनके पहले कोच उनके पिता AC शिवा ही थे। ग्रैंड मास्टर शतरंज की विश्व स्तर पर सर्वोच्च स्थायी उपाधि है। ठीक है, चलिए नाम याद रखिएगा इसका। अश्वथ यश कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। ग्रैंड मास्टर की अगर बात करें तो उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, चलिए देख लेते हैं एक नज़र में। हाल ही में आरोग्य घोष पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी हैं जो बैंकॉक चेस क्लब ओपन में जीतकर 95 ग्रैंड मास्टर बने थे। हर्षवर्धन GB तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं जो चेन्नई में भारत के 97 ग्रैंड मास्टर बने। अस्थावबी 17 वर्षीय खिलाड़ी हैं जो पुणे इंटरनेशनल GS राउंड रॉबिन 2026 में भारत के 98 ग्रैंड मास्टर बने। R प्रज्ञानयन नॉर्वे चेस 2026 जीत करके जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे चेस 2026 का आयोजन नॉर्वे में और विजेता है R प्रज्ञानयन। R वैशाली ने फिडे महिला कैडेट्स 2026 जीत करके चैंपियनशिप की चुनौतीकर्ता बनने का अधिकार प्राप्त किया। फिडे महिला कैडेट्स 2026 का आयोजन किया गया था निकोसिया सरप्राइज में। मयंक चक्रवर्ती असम के खिलाड़ी हैं, 2026 में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। आरव डेंगला महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, 2026 में ग्रैंड मास्टर बने हैं। आर्यन वैष्णवे दिल्ली के खिलाड़ी हैं, 2026 में इन्होंने ग्रैंड मास्टर बना है। नितिन बाबू 360 वन चैलेंजर 2026 शतरंज टूर्नामेंट जीता है। 360 वन चैलेंजर्स टूर्नामेंट का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। हाल ही में संजय संतोष परथाड़ी ने चेक गणराज्य में अपना दूसरा ग्रैंड मास्टर नाम हासिल किया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे शतरंज से संबंधित, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा लैंड स्लाइड आर्मी वार्निंग सिस्टम किस संस्थान द्वारा विकसित किया है? A IIT दिल्ली, B IIT रुड़की, C IIT मंडी, D IIT कानपुर। तो भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है IIT मंडी ने। IIT मंडी कहाँ पर है भैया? यह पूरे भारतीय हिमाचल क्षेत्र को कवर करने वाला भारत का सबसे व्यापक सिस्टम है। इस परियोजना का नेतृत्व किया था प्रोफेसर डेरिक स्प्रेज शुक्ला ने और IIT मंडी ने ऐसा कर दिखाया। इस प्रणाली में IMERG रियल टाइम वर्षा डेटा का उपयोग होगा। जोखिम का आकलन 15 दिनों के वर्षा डेटा और नासा के डेटाबेस के आधार पर होगा और ऐसा सिस्टम हासिल किया है IIT मंडी ने। क्योंकि लैंडस्लाइड जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों में ज़मीन अपने आप गिर करके नुकसान पहुंचा देती है या रोड में बाधित हो जाती है, तो लैंडस्लाइड की पहले ही वार्निंग दे देगा, ऐसा सिस्टम बनाया है इन लोगों ने। अब बात IIT की आई है, तो हाल ही में IIT बॉम्बे ने भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी ओपन मल्टी भाषा AI प्लेटफॉर्म भारत जेन विकसित किया है। किसने? IIT बॉम्बे ने। भारत जेन का जो उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में जेनरेटिव AI को बढ़ावा देना। हाल ही में IIT मद्रास ने 3.14 पेटा प्लाज्म क्षमता वाला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर पेलम शक्ति राष्ट्र को समर्पित किया है। पेलम शक्ति जो है पहला उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग है जो उन्नत अनुसंधान के साथ विकसित किया है और इसे पेलम शक्ति को विकसित किया है IIT मद्रास ने। एक है लेब ग्रोन हीरो में अदृश्य QR कोड अंकित करने की लेजर तकनीक विकसित की है IIT मद्रास ने। अभी हाल ही में IIT दिल्ली ने नेटवेस्ट ग्रुप ने फिनटेक फर्नीचर प्रोग्राम शुरू किया है। फिनटेक फर्नीचर प्रोग्राम स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और क्वांटम संचार को बढ़ावा देगा। तो भारत जेन IIT बॉम्बे ने शुरू किया, परम शक्ति IIT मद्रास ने और फिनटेक फॉर्चन प्रोग्राम IIT दिल्ली ने लॉन्च किया है। तो IIT से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER 2023-24 के अनुसार भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? A कर्नाटक, B केरल, C तमिलनाडु, D महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। AISHE 2023-24 के अनुसार उच्च शिक्षा में तमिलनाडु का देश में सबसे अधिक स्तर रहा है। इसका परसेंटेज है 52.3। देश में राज्य की बात आ रही है, तमिलनाडु है और इसमें 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनको कवर किया गया है जो कॉलेज में पढ़ते हैं। 2023-24 में भारत का जो औसत सकल नामांकन अनुपात है वो है 30%।
तमिलनाडु में महिला का जो अनुपात है JER वो 53% है और पुरुष का है 51.6%। और टोटल की बात करें एवरेज की तो है 52.3%। भारत का कितना है? ये 30% है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आया है AISHE, इसका नाम है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सकल नामांकन अनुपात क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सकल नामांकन अनुपात है एक सांख्यिकी सूचकांक है। यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक स्तर, जैसे उच्च, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? उच्च शिक्षा की। तो उच्च शिक्षा में नामांकित छात्रों की कुल संख्या और उच्च स्तर की आधार इकाई उस वर्ग की आयु की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब 18 से 21 वर्ष के बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कुल भारत में देखो पढ़ने वालों की संख्या बटे कुल संख्या गुणा 100, इस प्रकार से सकल नामांकन अनुपात निकाला जाता है। पढ़ने वालों की संख्या 18 से 19 वर्ष बटे भारत में कुल 18 से 21 वर्ष के कुल कितने बच्चे हैं और पढ़ने वाले कितने हैं, उसमें 100 का गुणा कर करके सकल नामांकन अनुपात निकाला जाता है, परसेंटेज निकाला जाता है। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की और राज्यों की तो सर्वाधिक पहले स्थान पर है पुडुचेरी, जहां पर 72.3% के साथ इसका जो सकल नामांकन अनुपात है सर्वाधिक अच्छा है। और राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु है। यहाँ जो लिस्ट दी गई है ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की है। क्रम से सर्वाधिक जो प्रतिशत था पुडुचेरी का, चंडीगढ़ का दूसरा, दिल्ली का तीसरा, तमिलनाडु का चौथा और उत्तराखंड का 5वां है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत के राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के लिए कितने अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण पैकेज की घोषणा की है। मतलब राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर कार्यक्रम जो चल रहा है, भारत ने किसके साथ ऋण लिया है भैया? तो वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया है। लेकिन कितना ऋण लिया है, चलिए आंसर जानते हैं। विकल्प है 590 मिलियन डॉलर, बी है 660 मिलियन डॉलर, सी है 890 मिलियन डॉलर, डी है 990 मिलियन डॉलर। इसका जो सही आंसर है 890 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने 9 से 10 जुलाई 2026 को भारत के राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर कार्यक्रम हेतु 890 मिलियन डॉलर के पैकेज की मंजूरी दी है। और यह वित्त पोषण पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना को समर्थन करती है। पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य है 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना। 820 मिलियन डॉलर का ऋण अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा लिया गया है। ठीक है, 2 बैंक है यहाँ पर, ऋण अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD द्वारा लिया गया है। और 60 मिलियन डॉलर का रियायती ऋण हम क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से मिलेगा। 10 मिलियन डॉलर का अनुदान हम प्लेनेट फंड द्वारा ले रहे हैं। और इस योजना के लिए लगभग 4.2 बिलियन डॉलर का निजी निवेश आकर्षित करने का अनुमान है। भारत नेट जीरो उत्सर्जन 2070 है और 2035 तक भारत का बिजली उत्पादन 60% हिस्सेदारी गैर जीवाश्म ईंधन आधारित है। तो याद रखिएगा 2035 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि बिजली उत्पादन का 60% हिस्सा गैर जीवाश्म से आए। ठीक है, और वहीं पर नेट जीरो का अभियान है, भारत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना चाहता है 2070 तक। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान सोसाइटी की 28वीं बैठक 9 जुलाई 2026 को कहाँ आयोजित हुई। ए देहरादून, बी कोयम्बटूर, सी नई दिल्ली, डी भोपाल। तो चलिएगा क्वेश्चन तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है कोयम्बटूर। वन्यजीव संस्थान सोसाइटी की जो 2026 में बैठक हुई वो कोयम्बटूर में हुई। क्वेश्चन ये बन सकता है कि कब हुई, तो 9 जुलाई 2026 को हुई। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वन्यजीव संस्थान सोसाइटी का 2026 में कौन सी भी बैठक, कौन से नंबर की बैठक तमिलनाडु में आयोजित की गई थी। याद रखिएगी 28वीं बैठक। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि 28वीं वन्यजीव संस्थान सोसाइटी की बैठक 2026 की अध्यक्षता किसने किया। इसका सही आंसर होगा केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने इसकी अध्यक्षता की है। यहाँ पर एक पॉइंट बार बार निकल करके आ रही है, भारतीय वन्यजीव संस्थान, इसको शॉर्टकट में WII कहा जाता है। ठीक है, और ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था है और इसको शॉर्टकट में हम WII कहते हैं। इसका मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है, यहाँ पर वन्यजीव अनुसंधान, प्रशिक्षण और तकनीकी परामर्श का राष्ट्रीय केंद्र भी है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसके पहले जो क्वेश्चन की शुरुआत की है हमने आज के क्वेश्चन की, तो उसमें विंबलडन महिला एकल की खिताब की बात थी। ये क्वेश्चन है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ए नोवाक जोकोविच, बी कार्लोस अल्कराज, सी यानिक सिनर, डी अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो पुरुष एकल का विंबलडन खिताब जीता है यानिक सिनर। यानिक सिनर इटली के विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है। यानिक सिनर ने विंबलडन 2026 में पुरुष एकल फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। आपको बता दें कि यानिक सिनर कहाँ के खिलाड़ी हैं? इटली के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने किसको हराया है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। और ज्वेरेव कहाँ के खिलाड़ी हैं भैया? जर्मनी के हैं। सिनर ने लगातार दूसरी बार विंबलडन एकल का खिताब अपने नाम किया है और यानिक सिनर का यह 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। जीत के साथ ही सिनर ने अपने कैरियर की 100वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल कर ली है। देखो 100वीं जीत का मतलब है ग्रैंड स्लैम खेलते हुए उन्होंने 100वीं जीत हासिल कर ली। मैच की बात कर रही है, पहला सेकंड क्वार्टर फाइनल सब होता है, लेकिन 100वीं जीत हासिल कर ली है। विंबलडन 2026 ये 30वां एटीपी एकल खिताब रहा है। किसका? यानिक सिनर का। विंबलडन का आयोजन ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब लंदन द्वारा आयोजित किया जाता है। ये विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1877 में हुई और ये घास के मैदान में सफ़ेद ड्रेस में खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम खिताब है। ग्रैंड स्लैम की बात करें तो 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले यानी मिट्टी में खेला जाता है, विंबलडन घास में खेला जाता है और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। हार्ड कोर्ट मतलब वो मिट्टी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। तो याद रखिएगा 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन तेलंगाना में किया जा रहा है। इसकी मेजबानी तेलंगाना को मिली है। इसकी घोषणा युवा कार्यक्रम खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवी ने किया है और यह खेल जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को अवसर देना है और 8वें खेल युद्ध गेम का आयोजन नवंबर 2026 में तेलंगाना में किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3रे वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन की बैठक किस देश में हुई? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी यूनाइटेड किंगडम। तो याद रखिएगा 3रे वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन, बात चल रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के 3रे वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन की। तो 3रा वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ है भैया? ये हुआ था प्रेस वार्ता के द्वार। शिखर सम्मेलन की जो आयोजन है ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रॉक डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ए 3 जुलाई, बी 5 जून, सी 13 जुलाई, डी 22 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय रॉक डे, चट्टान डे, अंतर्राष्ट्रीय चट्टान डे की बात कर रहे हैं, ये मनाया गया 13 जुलाई को। 13 जुलाई को मनाया गया है, जिसमें चट्टानें, खनिज और भू विज्ञान और पृथ्वी के निर्माण की भूमिका के प्रति जागरूकता फैलाना, शिक्षकों, विद्यार्थियों और रॉक संरक्षकों के भी महत्व को बढ़ावा देना है। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक एंड रोल दिवस भी मनाया जाता है। रॉक एंड रोल दिवस भी मनाया जाता है जो कि प्रसिद्ध संगीत शैली को प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा 13 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय रॉक एंड रोल डे। ये रॉक एंड रोल डे की बात नहीं कर रहे, रॉक एंड रोल डे का मतलब होता है संगीत से। हम रॉक डे की अगर बात करें तो 13 जुलाई को खनिज चट्टान की बात चल रही है, ठीक है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय रॉक डे, ड्रॉप अ रॉक डे, अंतर्राष्ट्रीय ड्रॉप अ रॉक डे का 3 जुलाई को मनाया जाता है। 3 अलग अलग चीजें हैं। अंतर्राष्ट्रीय रॉक डे 13 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रॉक एंड रोलर डे भी 13 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ड्रॉप ए रॉक डे ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। हाँ, याद रखिएगा 13 जुलाई को ही कश्मीर का शहीद दिवस भी मनाया जाता है भारत में, ठीक। आज के करेंट अफेयर्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। चलिए कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। कल के करेंट अफेयर्स का, चलिए ये तो 13 जुलाई का हो गया, 12 जुलाई का। चलिए 12 जुलाई का करेंट अफेयर्स पहला क्वेश्चन था, हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2026 का मिक्स डबल का खिताब किस जोड़ी ने जीता? सही उत्तर है मार्सेलो अरेओलो और जेलेना ओस्टापेंको।
अगला क्वेश्चन है मेघालय अनानास महोत्सव 2026 के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही उत्तर है दिल्ली हाट, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है दक्षिण की कोकिला नाम से प्रसिद्ध प्रख्यात पार्श्व गायिका जिनका निधन 88 वर्ष की आयु में हो गया, मैसूर में इनका नाम क्या है? ये थी एस जानकी, जिन्हें दक्षिण की कोकिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में कितने महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं? सही उत्तर है 5। अगला क्वेश्चन है हाल ही में तीसरा नमस्ते दिवस कब मनाया गया? ये 14 जुलाई 2026 को। अगला क्वेश्चन है मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किसने किया? ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अगला क्वेश्चन था हाल ही में आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के किस बेड़े में शामिल किया गया है? सही उत्तर है पूर्वी बेड़ा। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही उत्तर है नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किसने किया? सही उत्तर है अमित शाह। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 15,000 पवित्र उपवनों के संरक्षण पुनरुद्धार के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? सही आंसर है आस्था वन संरक्षण योजना। अगला क्वेश्चन है हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? जयपुर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है अमित गर्ग। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। आज के करंट अफेयर्स के यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद।